देखो बच्चे, आइए 5 करोड़ पे ही बना लेते हैं पहले। एक बात बताओ, आइए टोटल इनकम 5 करोड़ अगर हम लिखें तो फटाफट लगाऊंगा रे। आज खत्म करना है बस बेटे इसको, है ना। तो क्या हुआ, ये 4 करोड़ 90 लाख कितना है एक बार बताइए ना। 1 करोड़ 47 लाख। और अगर ये 1 करोड़ 47 है तो 1 करोड़ 48 लाख 12,500। ठीक है बच्चे। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, कुछ नहीं है। क्या दोस्त? हाँ जी। पता नहीं, हट जाएगा वो। ठीक है। एड सरचार्ज। सरचार्ज की दो लिमिट्स होती है। पहला क्या होगा बच्चे? कम ऑन, 37 क्या होगा? 37 तब होता है जब इट एक्सीड्स। ठीक है। 25% लगेगा। 25% ऑन 1 करोड़ 48 लाख 12,500। कितना आ रहा है? 37 लाख। यही है ना। और दूसरा होगा बच्चे, जो सरचार्ज 2 करोड़ वाले पे लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। याद है? अब सवाल ये, 2 करोड़ वाले पे कितना सरचार्ज लगता है? 15% लगता है। बट वो निकालना पड़े, मैंने आपको 2 करोड़ का दिया था। मैं निकाल के देता हूं आपको, देखो कैसे निकलता है। अगर मुझे अभी नहीं, ऑब्वियसली पेपर में आएगा तो 2 करोड़ वाले पे टैक्स निकालते हैं। एक बात बताओ, जीरो तो होता ही होता है। पहले 2.5 लाख, फिर 12,500, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़ 90 लाख पे। 2 करोड़ में 10 लाख करूंगा ना, 1 करोड़ 90 पे 30%, हाउ मच? 57 लाख। सो दिस इज द टैक्स। 58,12,500। ये मैंने टैक्स निकाला है सीधे। पर मुझे चाहिए कि इनके ऊपर सरचार्ज क्या लगा था। तो इनके ऊपर रेट कौन सा लगता है आपके हिसाब से? कितना परसेंट? 15, क्योंकि 2 करोड़ वाले पे 15% लगता है। तो कितना अमाउंट आ रहा है? 871875। बहुत अच्छी बात है। तो एक लिमिट तो हो गई 871875। इफ इट एक्सीड्स 2 करोड़ लिखा है वहां पे, आप चेक करिए। ग्रेटर देन है, समझ रहे? जब वो एक्सीड होता है ना तब है। 2.5 करोड़ पे तो 15% ही होगा ना। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इस बंदे की गलती कितने की? 2 करोड़ के वाले पे तो लगेगा, इसने 3 करोड़ कमाया। गलती निकालना अब आना चाहिए। अब 3 करोड़, 3 करोड़ में से 30% तो टैक्स दे दिया, 90 लाख। कितना रह गया? 2 करोड़ 10। तो आपको क्लियर दिखना चाहिए कि ऊपर वाली लिमिट छोटी आने वाली, विच मीन्स आपका 3703 125 है सर चार्ज। अब इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें HEC जोड़ दीजिए। कितने बच्चों का आया था ये? आया था।
हो गया? क्या मिस्टेक करी थी? आगे बढ़े बच्चे? सर एक जो आपने वो पिक्चर है ना 1 करोड़ 25 लाख का निकालना है उसका भी गलत आ रहा है 1 करोड़ 25 लाख का बताएंगे सही बच्चे कितना है? 4126 आपका क्या है? 0 12,500 1 लाख 1 करोड़ 15 का 30% बताओ फटाफट। 1 करोड़ 15 का 30%। चलो आराम से करते कोई बात नहीं। सही बच्चे 1 करोड़ 25 लाख का निकालिए बच्चे। टोटल इनकम इज 1 करोड़ 25 lakhs। थर्टी फोर लाख so it is 35,62,500। रिबेट तो लगेगी नहीं। 35,62,500 एट सरचार्ज। सरचार्ज की दो लिमिट। सबसे पहले फर्स्ट लिमिट बताइए। 35,62,500 वोट रेट एग्जैक्टली। तो एक 15% क्या है बच्चे? कितना? 534,375। ये लिमिट नंबर ए आ गई। लिमिट नंबर बी इज कि इस बंदे को 1 करोड़ पे तो देना ही पड़ेगा। और 1 करोड़ पे सरचार्ज कितना आता है? 281,250। ये तो याद भी हो गया होगा आपको 281 वो कैसे निकला था। अब इस भाई की गलती कितने की है? 25 लाख। तो 25 में से 30% दैट इज 7,50,000 तो टैक्स दे दिया। जो बच गया हाउ मच? 17,50,000। और आपको क्लियर दिख रहा है कि 5,34,00,000 छोटा आ रहा है। तो 534,370 42,60750। और इसमें आप ऐड कर देंगे बच्चे HEC। एडिड था? ठीक है फाइनल आंसर था वो। सर ये क्या क्या 409687 अरे आप सब भाई कैलकुलेशन तो सही कर लो कम से कम। 4% प्लस समझ रहे हो? बताओ मेरे को इसका टोटल बताओ पहले। 40,96,875 87 4% बता कितना है? 1,08,75 एंड टोटल। क्लियर है बच्चे? ओके।
अभी तो सर्चर्स पे और भी बातें होती है, पर अभी तो मैं नहीं कराऊंगा उसको। आइए, अब एक चीज लिखना बच्चे। आइए पहले डेफिनेशन ऑफ पर्सन देखते हैं बच्चों। 2 clause 31। पर्सन इंक्लूड्स, एक बात बताइए, आप सब पर्सन हो? नहीं हो? इसके हिसाब से इसके हिसाब से नहीं हो? यही होता है ना इसमें, जो कैपेबल कमाने के ऐसे कुछ। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, मतलब केपेबल नहीं, तो आप हो कमा- कमाने के, केपेबल तो कमा- नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ठीक है, अब आप एक चीज समझना कि सरकार ने पर्सन की डेफिनेशन क्यों देना जरूरी समझा। क्योंकि एक सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ये कहता है, इफ एनी पर्सन अर्न्स इनकम, इट इज चार्जेबल टू टैक्स। सर जी क्या ही बोल रहे हो आप ये? बेटे इसको चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है। आप अगर कमाओगे, इफ यू लर्न, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ये कहीं तो लॉ में लिखा ही होगा ना, तो वो इनकम टैक्स के सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, और इसको बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। इनकम क्या होता है, इस पे भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये है कि अगर एक पर्सन कमाता है इनकम, तो उस पे टैक्स लगता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप खुद को पर्सन बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते? क्योंकि अगर आप कमा रहे हो, अगर आप कमा रहे हो और अगर आप पर्सन हो, तो ही टैक्स लगेगा। अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि तुम पर्सन नहीं हो, समझ रहे हो, पर कमा रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम्म, एग्जैक्टली। पर अगर मैं आपको बोलूं कि सरकार ने डेफिनेशन उस हिसाब से करी है कि जैसा जैसा आप ट्राई करते रहो, सरकार ने पर्सन की डेफिनेशन अपडेट कर दी। अगर आप ये बोलो कि आप सभी भगवान हो, तो कैसे हम पर्सन नहीं है? जैसे दुष्यंत सर कहते हो संत आदमी है, बाबा है, हैं टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने बोला अगर आप अपने आप को भगवान भी बोले, तो भगवान जी को भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, पर इसको ही देना पड़ेगा ना, कदम में लिखी बातें। ठीक है। तो अब आप पर्सन की डेफिनेशन समझिए। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। ओहो, आप सब तो इसमें ही आ गए। HUF, AOP, BOI, फर्म, LLP, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। AJPA फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, पूरा ही लिख देते वैसे। एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल
पर्सन not covered above. What do you mean by artificial judicial person? जैसे कि एग्जैक्टली स्कूल्स, कॉलेजेस, टेम्पल्स। एडयू जंक्शन क्या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इधर आ रहा है या फर्म में आ रहा है? एग्जैक्टली डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी। टेम्पल्स, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सब आ जाएगा रे। ओ माय गॉड, आप सभी किस कैटेगरी में आ रहे हो? इंडिविजुअल। एचयूएफ इंडिविजुअल में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक टाइम होता था बेटे कि मेल के ऊपर स्लैब रेट अलग होता था, फीमेल पे स्लैब रेट अलग होता था। अब नहीं, अब इक्वल है जो आपने स्लैब लिखा। हाँ जी, पहले बेनिफिट फीमेल को ही मिलता था, जैसे आप लोग की बसेस फ्री हैं, अभी भी हैं। हाँ, जैसे अभी तक बसेस फ्री हैं, ठीक है, तो ऐसे टैक्स से बेनिफिट होता है। उस टाइम कोई इक्वालिटी की बात नहीं चलती थी। हाँ जी? कि बराबर होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं था। एचयूएफ की फुल फॉर्म बताएंगे आप? हिंदू अनडिवाइडेड। भाई ये क्या करते हैं, मतलब बेसिकली एक फैमिली बिजनेस होता है। बिजनेस क्या होता है, जब आपकी जो भी फैमिली है ना, इट इज रेगुलेटेड बाय एनी एक्ट। समझ रहे हो कि अगर पार्टीशन हो किसका क्या हिस्सा है, बिजनेस होता है क्या है, तो वो एचयूएफ की टैक्सेबिलिटी अलग चलती है। अपने को नहीं उसमें घुसना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एओपी बीओआई क्या होता है बच्चे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्जैक्टली, एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओ माय गॉड, ये क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। चलो अभी बताते हैं। देखो, अगर एक इंडिविजुअल एक फर्म के साथ और साथ में एक कंपनी भी ले लो, अगर एक अनऑर्गेनाइज्ड काम कर रहे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क का मतलब भाई साहब उसकी अकाउंटिंग नहीं हो रही, छिपा के आप काम कर रहे हो, और सरकार ने आपको पकड़ लिया। यानी कि मान लो आप एक रोड बना रहे हैं 5 करोड़ का, और वो रोड का पैसा कैसे मैं आपको दूंगा, या कोई भी काम कर रहे हो जैसे, ठीक है, तो मैं आपको 5 करोड़ कैश दूंगा। आपने कहा सर हम अकेले तो बना नहीं पाते। मैंने कहा हाँ, तो कोई बात नहीं, आपके साथ अगर कोई लोग भी होते हैं आप बना सकते हो उसमें। तो एक इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी मिलके क्या काम कर रहे हैं, अनऑर्गन, उनका अपना अपना धंधा तो चल रहा है, पर एक इवेंट एकदम बुक से बाहर करके चला रहा है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ इसका, मैं आपको बताता हूं। अगर एक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मिलके अनऑर्गेनाइज वर्क करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नाम में ही कॉन्सेप्ट छिपा है जी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में काम दोनों में अनऑर्गेनाइज काम हो रहा है, कैश पे काम हो रहा है, अनअकाउंटेड काम हो रहा है, जो पकड़ा जाएगा तब पता लगेगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नाम में ही आपको दिख रहा है सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में किसी भी प्रकार का पर्सन आ सकता। अब अगर मैं आपको बोलूं, आप बताइएगा ये एओपी होगा या बीओआई? इंडिविजुअल 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 एंड कंपनी, एओपी है जी। क्योंकि एक भी दूसरा पर्सन की कैटेगरी आ गई तो ये हो जाए कंपनी प्लस फर्म। एग्जैक्टली, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल आएगा या आएगा, समझ रहे हो? और इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल भी होगा। कई हिसाब से ऑल क्लियर टिल हियर? हाँ बस।
लिख लिया बच्चे? अब एक अब एक छोटी सी बात बोलूंगा सर, इन सब के ऊपर टैक्स कैसे लगता है सर? इंडिविजुअल के ऊपर कैसे लगता है बच्चों? स्लैब, एचयूएफ, एओपी, बीओआई सिखा दिया मैंने आपको। अब याद कर लो वो टेबल के अंदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लिखा था आपने जब स्लैब लिखे था। याद कर लो जब आपने स्लैब लिखा था तो आपने इन चारों पे एक साथ बॉक्स बनवाया था ना। यहां तक क्लियर है? फर्म जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, उस पर टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? फ्लैट रेट होता है बच्चे, सीधा 30%। 1 लाख रुपए आपने कमाया, 1 लाख का प्रॉफिट है, उसका 30% दैट इज 30,000। फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म होते हैं सर, आपको कोई ऐसा नहीं। डोमेस्टिक कंपनी पर 25% या फिर 30%। किस पर कैसे लगता है बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, पर अभी आपको बस इतनी समरी देखनी हो। और भाई साहब, फॉरेन कंपनीज पर वैसे तो 40 होता था, सरकार ने कम करके कितना कर दिया है? 35%। लोकल अथॉरिटीज क्या होते हैं बच्चे? एमसीडी, डीडीए, जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज सर, उन पर क्या होता है? ओ बेटे 30%। एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, आपका जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू भी बने हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आप मान लीजिए आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमए है, हो सकता है वो कोई कंपनी ना हो, ऑब्वियसली वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू है, तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, सीएजी। ठीक है, तो वो कौन से उसमें आ जाते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या ये सब्जेक्ट क्लियर है? तो ये आपको एक बेसिक टैक्स का पता लगा, अभी अभी और बनेगा अभी। फिर मैंने बात करी थी रिबेट की जिंदगी में। रिबेट इनमें से किसको मिलेगी? एग्जैक्टली, एचयूएफ को। एग्जैक्टली, रिबेट के बाद क्या आता था? सरचार्ज। सरचार्ज इंडिविजुअल पे लगता है। आपने अभी सरचार्ज सिर्फ इंडिविजुअल का सीखा, एचयूएफ सब पे लगता, लेकिन किसी की कोई इनकम एक्सीड होने में, किसी की कोई, आपने अभी इंडिविजुअल सीखा सर, समझ रहे हो? एंड लास्ट इज वो जो एचईसी लगता है बेटे 4%। और सर वो तो लगेगा ही लगेगा, टैक्स बनता हुआ आएगा, तो वो तो लगना ही लगना है। वेरी 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 गुड। ऑल क्लियर टिल हेयर? एनी डाउट्स? नो स्टडी, नो डाउट्स? है जी, एओपी। यहां तक क्लियर है? लिख लिया ना बच्चों ने? बच्चों का टाइम सेटल हो गया सीएस वाले बच्चों का? समझ नहीं आ रहा टाइम क्या हो रहा आधा टाइम तो समझ लो क्या हुआ आधा लिख लिए बच्चे? ओके, तो आइए ना सर जी, एक दो बातें और करते हैं। राउंडिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। ओके, कौन से सेक्शन में सर?
288 ए। अभी आपको पता है बजट भी पास होने वाला है, कौन सी डेट को? आई मीन पास्ट, आई मीन प्रेजेंट। कब होता है देखोगे फिर? 1 फेब। हलवा सेरेमनी। हाँ हलवा सेरेमनी। उधर क्या होता है मतलब मैं तुम्हें उसमें बताऊंगा। एक मैंने बनाई हुई थी पहले रील। निर्मला आंटी बनाई। हाँ ठीक है। तो जैसे वो लोग बाहर नहीं जा सकते, हलवा से एक तो होता है कि सारा प्रिंटिंग का काम शुरू होता है। तो जैसे जो प्रेसिडेंट हाउस में हो रहा होता है ना, तो वो सारे लोग उधर ही होते हैं, उनके फोन भी क्वारंटीन कर दिया जाता है उन्हें, ताकि वो लीक ना हो एडिट। अभी बजट के अंदर जो भी बातें हैं, अभी जब 1 फेब को जब बजट प्रेजेंट करा जाएगा, तो नहीं तो उससे पहले अगर लीक हो जाए तो रील्स ही बन जाएंगी पहले से। आप समझ रहे हो? हलवा की स्नैप आ जाए। हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और वो होता है कि किसी को कुछ भी ना पता लगे, क्योंकि इसके वजह से वो लोग शेयर परचेज करें, कुछ भी लीक हो गया तो मतलब गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो? तो जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं बजट बनाने में, वो अपने घर नहीं जा रहे हो। सर हलवा के साथ कुछ पीने हाँ? पीने वक्त ऐसे हलवा है हलवा हलवा खाते ही हैं, और क्या करोगी हलवे में? हाँ? हलवा इज लाइक कि इट्स अ वेरी, जैसे इंडियंस में होता है कि अगर बर्थडे तो मिठाई खिला रहे हो, पास हो रहे हो, सो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो इसलिए हलवा खा के मुंह मीठा कराए। और ये फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है, ऐसा फोटो में दिखाया जाता है। बताओ तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मैं एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम ऐसे बता रहा हूँ कि सही चीज बता रहा हूँ। ये देखो हलवा सेरेमनी, 2026। ये देखो। 90 एक मिनट, ये वो The union budget will be presented 1st February at the halwa ceremony was accompanied by the secretaries। ठीक है। अभी देखो सर वो लगा था इसाकी लगा था वो आदित्य Start off with heat. Describe what the budget halwa ceremony stands for. Let's find out. Before the budget reaches parliament on 1st Feb, the halwa ritual begins. In the Indian culture, sweets are associated with good fortune and new beginnings. Serving halwa बिल्कुल, marks अगर the ये beginning ऐसा start हो गया तो final बजट ही क्या and पास होगा फिर? confidential phase of the budget preparation. Not blocks budget press, the halwa ceremony marks the final stage of the union budget preparations. सुन तो लो एक बार बोल क्या रहे हैं। Minister Nirmala Sitharaman with MOS Pankaj Chaudhary and other senior officials from Finance Ministry lead the tradition. The Halwa ceremony is a long-standing ritual during which the traditional Indian dessert is prepared and served to officials and staff involved in the preparation of the budget. It symbolizes the beginning of the lock-in period when the key officials remain sequestered to maintain secrecy around the लॉक इन पीरियड होते कि अब वो बाहर नहीं जा सकते, हलवा खाओ अब आप घर नहीं जाओगे। era and has been followed अरे over for आप decades. बजट बना रहे हो ना, अभी आप जैसे अभी आप छोटे बच्चों, आप सोच रहे हो कि नहीं हलवा खिला दिया अगर, ठीक है अब आप घर नहीं जाओगे, ऐसा होता है। अगर जैसे अब अगर मान लो अब हमने आप कभी हलवा बनाया और आपने खा लिया, तो आप घर नहीं जा सकते बस। जब ये बन जाता है तो हलवा खिलाया जाता है कि काम खत्म हो गया। सोचने वाली बात है कि आपका ध्यान और कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा कि सर क्या इंटरेस्ट, मतलब कैसे होता होगा क्या है। ठीक है ना? इसमें फ्री में सब मिल जाता है।
नहीं यार, मेरे को हटाना है यार, माहौल माहौल हट जाएगा पूरा। रेड वाला मसला तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आइए जी, क्या चल रहा था अभी? राउंडिंग ऑफ। मैं तुमको वीडियो भी भेजूंगा, मैंने संजय भैया के साथ वीडियो बनाई थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने वीडियो बोली है, तुमने हलवाई बोल दिया मुझे, मतलब मैं बोले मैंने वीडियो बनाई है हलवे पे। बताओ। बहुत सही वीडियो थी, मैं भेजता हूँ। स्टेट उस पे डाल दूंगा मैं, मतलब इसी टाइम पे लास्ट ईयर बनाई थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखना बच्चे। कहाँ लिख रहे थे? आपके नोट्स को ना उस पर चलिए आइए बच्चे, देखो एक बात बताइए। सपोज करो, अच्छा पहले लिख लेते हैं राउंडिंग ऑफ। तो आपने लिखना, इट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ये जो टोटल इनकम है उसको हम 10 रुपए के मल्टीपल पे राउंड ऑफ करते हैं, कैसे होगा भी देखेंगे। इफ लास्ट digit is ₹5, it would be rounded off to next higher multiple. If the last digit is ₹5, it would be rounded off to the next higher multiple. सर जी क्या ही बोल रहे हो ये? कहाँ पे? हाँ जी मैडम, रुपीज है। राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर मल्टीपल ऑफ ₹10। आइए देखें, अब ठीक है मैडम? ए भैया, एग्जाम्पल सुनिए ना। एक इंसान है, उसकी टोटल इनकम है 5,18,368। ओ माई गॉड, राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा रे? ये सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता। 370 हो जाएगा। अगर हुआ 5,18,362, 5,18,000 क्या करूं? क्या हो गया? 5,18,365। ओ माई गॉड, एग्जैक्टली, बिकॉज इट विल गो टू द नेक्स्ट हायर मल्टीपल ऑफ 10। सेट है जी कहानी। ये जो बात थी, ये थी बात टोटल इनकम की। इसी तरीके से राउंडिंग ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। आप राउंड ऑफ कर रहे हैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी को, और मेरा आपसे सवाल है, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप सेम लिख देंगे जो ऊपर लिखा था ना बच्चे, सेम। यानी कि 10 के मल्टीपल, और अगर आखिरी डिजिट 5 है, सो इट विल गो टू हायर मल्टीपल ऑफ 10। हाँ जी, ठीक है।
विच मीन्स टैक्स जो है 68,382 है, तो 288B जो कि राउंडिंग ऑफ है कितना बना देगा बच्चे? वेरी गुड। क्या मैं कह सकता हूं सरकार को नुकसान हो गया? कितने रुपए का? देखो बेटे, सरकार अच्छी है, नुकसान भी झेलती। 68,388। क्या मैं कह सकता हूं सरकार को फायदा हो गया? अपने फायदे की बात सुन। बट 68,385, ओ माई गॉड, 390। आप मुझे बताइए, क्या सरकार ने आपके फायदे का बनाया या नुकसान का बनाया? क्योंकि अगर 5 हो रहा है तो हायर मल्टीपल है ना। अब देखो 5 रुपए भी नहीं छोड़ रही सरकार बेटे, समझ रहे हो? Because when the last digit is 5, it is rounded off to next higher multiple. All clear till here? Very, very, very good. लिख लिया बच्चों ने? जल्दी लिखो। हो गया? फिर 288 क्या था? बी है। 288 भी मैंने सेक्शन नहीं लिखा, सेक्शन की लिखा था उसके यहाँ पे ये वाला है बस, राउंडिंग ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। ओके, बस बेटे मिसलेनियस बातें चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन खत्म है, पर जब आप थोड़े से और डेवलप होंगे तो वापस आया जाएगा, और कुछ चीजें अपने आप ही ऑटो कवर हो जाती है जैसे जैसे चल रहा होगा। हाँ, एक दो चीजें देख रहा हूँ बस कुछ। ये बात ये टैक्स कम है करना ज्यादा आप लोग। हाँ जी, ये बात कैसे है कि गवर्नमेंट कम होगा ज्यादा लॉ में लिखा हुआ है दोस्त। आइए एक आखिरी पॉइंट करते हैं और बस फिर नमस्ते। अच्छा एक बात बताओ, जनरली आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो, ऐसा ही होता है, और गवर्नमेंट को कब बताने जाते हो? असेसमेंट ईयर, ठीक है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर गवर्नमेंट आ जाए और बोले नहीं अभी के अभी बताओ, प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर चल रहा है अभी। हर बंदा, आपको याद होगा लास्ट क्लास हमने देखा था कि सर अगर प्रीवियस ईयर चलता है तो इन प्रीवियस ईयर वी अर्न, इन असेसमेंट ईयर वी असेस एंड सबमिट द डिटेल। बट गवर्नमेंट आपके पास आ गई, गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 25-26, अभी नोटिस आ गया, अभी के अभी बताओ, कैसा हो सकता है? कुछ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट ने कुछ केसेस बनाए। देखो जनरल रूल क्या है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, क्योंकि भाई अगर प्रीवियस ईयर है तो अगले साल में ही जाता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इट्स, यानी कि भाई मैं आपको अभी के अभी पकड़ लूंगा और अभी के अभी बोलूंगा, अभी साल खत्म भी नहीं हुआ कि ये बता तूने कमाया कितना और उस पर टैक्स भी दे दे। ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं। और कितने केसेस है बच्चे? ये 5 केस। सबसे पहला देखते हैं, सेक्शन 172, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। ये क्या होता है सर? एक बात बताओ, बाहर से इंडिया के लोग जो है वो सामान मंगवाते होंगे, वो जो शिप होती है वो इंडियन शिप होती है, बाहर की हो सकती है। तो सोचिए वो जो बाहर की शिप आ रही है, वो सामान लेकर आई, उस शिप ने कुछ चार्जेस लिए होंगे, वो चार्जेस उसके बैंक में आ चुके होंगे ऑनलाइन यूएसडी डॉलर्स, और उसके थ्रू उसने सामान उतारा और वो तो चली गई। तो क्या उसको भारत देश को टैक्स नहीं देना चाहिए था? पर क्या भारत देश का कंट्रोल होगा कि चलो अभी तुम आए हो तो रिटर्न भर देना, या उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है? बिकॉज दैट्स अ नॉन रेजिडेंट शिप नो। एक बाहर का कोई शिप जो ऑपरेटर हैं बड़े बड़े,
वो तो भैया अगर इधर जब सामान उतारेंगे तो अभी के अभी बता कि तेरे को इनकम कितनी हुई इससे, टैक्स बता क्या है, जो हम बताएंगे जमा करो और जाओ, वरना आप जाओगे। वो शिप वाला कह रहे सर ये तो मैंने अभी कमाया है, मैं रिटर्न भरूंगा। नहीं नहीं नहीं, रिटर्न भरना है वो अलग बात है, लेकिन आपको जो भी, ठीक है। तो अब अगर पॉइंट देखें, नॉन रेजिडेंट कौन सी कंपनी है बच्चे, शिपिंग कंपनी। अर्नड इनकम बाय कैरिंग पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड्स लोडेड फ्रॉम इंडियन पोर्ट, ठीक है, कैन नॉट लीव इंडिया अंटिल पेमेंट ऑफ टैक्स। और चाहे यहां से जा भी रहा हो, चाहे इंडिया आ रहा हो, चाहे इंडिया से, क्योंकि अब जो आया तो सामान हो सकता है और डालेगा, अभी बता के जाएगा भाई क्या कमाया है, और अभी टैक्स जमा होगा इसका। समझ रहे हो? तो बेसिकली इसमें क्या होता है सर, इतनी जल्दी सर खर्चे क्या, इनकम क्या, इतना फ्यूल लगेगा, इतनी सैलरी, तो सीधी सीधी बात है 7.5% तेरी इनकम मान लेंगे। शिप ओनर, तेरे को ये शिप में जितना सामान है कितने रुपए लिए तूने, 100 करोड़, 7.5% तेरी इनकम है, 75 लाख रुपए तेरी इनकम। 75 लाख पता नहीं करेक्ट है कि नहीं है, आई थिंक 7.5 करोड़, 10% होती तो 10 करोड़ होता, 7.5 करोड़। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चे? आपके पास ये कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं ये, दैट यू आर अ नॉन रेजिडेंट, आपको इनकम हुई है कैरिंग पैसेंजर लाइफ स्टॉक गुड्स, ठीक है, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और यू आर लिविंग इंडिया, वोट एवर, डीम्ड इनकम मान लीजिए 7.5%। क्लियर है साहब? बहुत अच्छी बात है। 174% लिविंग इंडिया। एक बात बताइए, क्या विजय माल्या ने जब इंडिया छोड़ा था तो बताया था, अनु उसकी रिसेंट रील्स देखी थी? हाँ पॉडकास्ट में, ज्यादा पे करा है ना, उसको कह रहा था कि मैं बता के गया था। हाँ, अरुण जेटली जी, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। उनका वर्जन ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दे जस्ट ब्लेम गेम है, कि भगाया बीजेपी ने पर करप्शन कांग्रेस ने कराई, तो पॉलिटिकल मुद्दा है। कह रहा मेरे को तो यूज करते थे बस वो इसी तरीके से। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये है कि ये पब्लिक तक न्यूज ऐसे जा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एंटी है, कोई एंटी वेंटी नहीं है, सारे दोस्त हैं आपस में। हमें पता भी नहीं है कि किस तरीके से गेम ऑपरेट होती होगी। तो विजय माल्या जी ने बोला था भाई जब मैं गया था ना, ठीक है, वो ठीक है हुई होगी गड़बड़, गए भी होंगे, इंटेंशन भी होगी जाने की, बट उनका वर्जन ये है कि सबको पता था, क्योंकि मार्केट में न्यूज क्या दिखाई जा रही थी, भाग्य, और पॉलिटिकल पार्टीज भी उस चीज को प्रमोट करिए कि ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, इमेज तो खराब करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, अगर सरकार को ऐसा लगे ना कि एक बंदा भाग सकता है, तो उसको वो नोटिस दे सकते हैं उसी टाइम कि हमें ऐसा लग रहा है दैट यू माइट लीव इंडिया, बिफोर यू लीव इंडिया। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, 1/4/25, आज क्या डेट है, 31 जनवरी। भाई साहब आज जा रहे हो इंडिया छोड़ के, कोई बात नहीं, यहां से लेके यहां तक की इनकम बता के जाएगा, उस पर टैक्स जमा कर चला जा। वेयर इट appears to AO that individual may leave India and has no intention of returning back to, AO can assess the income earned in previous year itself। 10 महीने की इनकम बता दे, उस पर जो टैक्स है, क्योंकि हमें लग रहा है भाई साहब 100 200 400 करोड़ के गड़बड़ करके आप तो इंडिया छोड़ के जा रहे हो, और उसके बाद ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। बताइए क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज 174A, AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्सन। भाई ये AOP BOI आप समझ गए थे, तो आर्टिफिशियल टाइप मतलब वो आई मीन अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ये पर्पस के लिए बने थे, ठीक है, और इनका पर्पस खत्म हो रहा, तो सरकार इनको वेट नहीं करेगी कि तुम प्रीवियस ईयर में कमाया तो असेसमेंट ईयर में हो। AOP BOI AJP इज फॉर्म्ड फॉर अ लिमिटेड पर्पस और फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। मॉल बनाना है, रोड बनानी है, सामान खरीद के बेच देना है, एंड इट इज लाइकली टू बी डिजॉल्व इन सेम। जैसा मूवी में देखते हैं, अगर कोई इंसान भाग रहा होता है तो वो ज्यादा देर तक एक लोकेशन पे नहीं रहता ना,
समझ रहे हो, चेंज करता जाता है। तो ऐसे एओपी बीओआई वाले क्या करते हैं, जल्दी से ये एक्टिविटी करो फिर अगला एओपी बना लेंगे। समझ रहे हो। तो द असेसमेंट कैन बी मेड इन द सेम प्रीवियस ईयर। अगर सरकार को ऐसा लग रहा हो कि एओपी बीओआई है जो बनी हुई है और ये अभी बंद हो जाएगी, तो मैं असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करूंगा, अभी के अभी कैलकुलेट करूँ। बताइए, क्लियर है बच्चे। ओके, अगला देखिएगा, बस दो रह गए। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। सरकार को लग रहा है कि तुम ना कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, बेचोगे, और उससे क्या करोगे तुम, टैक्स का फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर एक इंसान ने सपोज करो मर्डर कर दिया, तो उसको अगर आपने टाइम दे दिया 6 महीने, तो वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है? या अगर उसको आप एकदम से पकड़ोगे तो होगा? एक बात बताओ, एकदम मर्डर होता है तो पुलिस एकदम से क्यों आती है, अब तो हो गया मर्डर, 2 महीने बाद आ जाए। एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से टैक्स के अंदर भी अगर आपको पता लग गई कि ये बंदा जो है ना, ये जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा और ये टैक्स को वो नुकसान होगा, हमारे को टैक्स डिपार्टमेंट को क्या नुकसान होगा, पैसा जो आना था नहीं आएगा, तो सरकार के पास पावर है कि वो नोटिस देगी। हमें ऐसा लगता है तुम प्रॉपर्टी को खरीदोगे, बेचोगे, टैक्स बचेगा तुम्हारा, कैसे, वो छोड़िए ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस कर दूंगा मैं। क्या लिखा है बच्चे? इफ इट अपियर्स टू एओ that a person is likely to sell, transfer, dispose any of his assets with the intention to avoid payment of income tax, तो क्या होगा बच्चे? एओ कैन कमेंस द प्रोसीडिंग्स इन प्रीवियस ईयर इट्स। पेपर में आपको ये कैसे आ सकता है, हो सकता है ये 4 नंबर का आ जाए और वो बोले डिस्कस एनी 4 केसेस, एनी 3, 2 या 5 केसेस इन विच प्रीवियस ईयर इनकम इज टू बी असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। हाँ जी, बिल्कुल थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं बनना इस पे कोई। पेपर में आएगा तो आपको पता होना चाहिए, जैसे शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, पर्सन अवॉइडिंग टैक्स बाय सेलिंग ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे? और लास्ट पॉइंट ऑफ उसमें खत्म है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आज एक कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज उसका लास्ट डे, लेट सपोज, आज क्या डेट है बच्चे? तो भाई जब बंद हो जाएगा तो किसको पकड़ूंगा? कंपनी ने बंद होने के लिए एप्लीकेशन होती है, सारा होता है, सारी फॉर्मेलिटी हो गई, तो सरकार क्या कहती है, ना भाई ना, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस या प्रोफेशन, द इनकम फ्रॉम द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टिल डेट ऑफ डिस्कंट, क्या डेट थी हमारे लिए डिसकंटिन्यूएशन? ठीक है जी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप, मेरे पास पावर है, मैं ए हूं, मेरे पास ये पावर है कि मैं आपको नोटिस दे सकता हूं कि मैं आपकी इसी साल असेस करूं। आखिरी बात लिखा है, इनकम मे बी असेस्ड बाय एओ इन सेम प्रीवियस, ये जो मे लिखा है ना, इसकी वजह लॉजिक, ये जो आपने 5 केसेस लिखे ना, यहां पे एओ की जिम्मेवारी है, यू हैव टू डू। शिपिंग वाले को जाने नहीं देगा एओ, उसको बोला हुआ है जाने मत दियो। लिविंग इंडिया में भी जाने नहीं दोगे, यहां पर भी नहीं जाने दोगे, यहां पर भी नहीं। एओ को भी बोला गया कि अपनी दिमाग मत लगाइयो कि किसी को जाने दे रहा है, किसी को नहीं जाने दे। लेकिन अगर किसी का बिजनेस खत्म हो रहा है तो ये आपकी अपनी जजमेंट है, यू वांट टू गिव द नोटिस और यू डोंट वांट टू। लास्ट केस में एओ हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशन है उसको, he may issue a notice, he may not issue a notice, but in the first 4 cases he has to issue notice and assess the income in previous year itself। कहिए साहब जी, क्या आपको यहां तक समझ आ गया? तो इसकी फोटो भी खींच लेना बच्चे, ये फाइल भेज दो क्या?
PDF सेंड कर देता हूँ। सर हाँ जी यार, व्हाट्सएप में सर मार ग्रुप है। सर एक बार लास्ट वाला फिर से समझाना। हाँ जी, लास्ट वाला ये है बच्चे कि अगर बिजनेस बंद होता है, जो कि बहुत बिजनेसेस बंद होते होंगे, हर साल हजारों बिजनेस बंद होते हैं, तो क्या एओ नोटिस भेज सकता है कि अगर अभी बंद हो रहा है तो अभी के अभी देखेंगे? बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ही हैज द ऑप्शन, वो हो सकता है भेजे और हो सकता है वो ना भेजे। क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अब आपने इंट्रोडक्शन में एक लेवल पर अब हाँ जी आपको सर। चीजें समझ आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक पहले करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर हाउस प्रॉपर्टी, और ऐसे करके अब उसको बढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बहुत